नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ करंट जीके की कक्षा को लेकर। और करंट जीके की कक्षा में हम कुछ इम्पोर्टेंट अपने क्वेश्चन हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो शुरू करते हैं साथियों। आज का अपना पहला प्रश्न कि हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया गया है। तो इस प्रश्न का अपना उत्तर है साथियों 17 मई। कौन सी? 17 मई इसका अपना उत्तर है। तो हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। अब बात आती है यानी कि ये दिवस वाली। तो साथियों हम है ना हर रोज़ की तरह यानी कोई भी इम्पोर्टेंट डे आता है तो हम पूरे महीने के याद करते हैं एक साथ ही। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें 1 मई की, तो 1 मई का अपना दिवस है श्रमिक दिवस, गुजरात स्थापना या महाराष्ट्र स्थापना दिवस। उसके बाद हमने बात की थी 2 मई की, तो 2 मई का है वर्ल्ड ट्यूना डे। अगर 3 मई की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अगर अपन 4 मई की बात करें तो अग्निशमन दिवस। अगर अपन बात करें 5 मई की तो वर्ल्ड अस्थमा डे। अगर अपन बात करें किसकी, 7 मई की एथलेटिक्स डे। अब की बार 7 मई को एथलेटिक्स डे मनाया गया था और पिछली कक्षा में मैंने 6 मई को बता दिया था। ठीक है, उस गलती को आप सुधार लेना। और जब अपन बात करेंगे मित्रों 8 मई की, तो 8 मई का हमारा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एवं थैलेसीमिया डे मनाया गया। अगर 9 मई की बात करें तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और 10 मई मदर्स डे हो गया। और अगर अपन बात करें किसकी, 11 मई की, तो राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी एवं प्रौद्योगिक दिवस मनाया जाता है। और जब अपन बात करेंगे किसकी, 12 मई की, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और उसके बाद 15 मई की तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और उसके बाद 16 मई इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी प्रकाश दिवस। और जब अब बात 17 मई की हम कर ही रहे हैं, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है पूरा हुआ। अब अपने 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में पुनः किसे शामिल किया गया है ना। दोबारा पहले भी थे, तो नाडा के अनुशासन पैनल में दोबारा शामिल किया गया है अखिल कुमार को। किसको? अखिल कुमार को। बात अखिल कुमार की आती है तो साथियों ध्यान देना, ये एक बॉक्सिंग प्लेयर है। ठीक है, बॉक्सिंग प्लेयर। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। तो इन्हें दोबारा क्या है, अनुशासन पैनल में शामिल किया गया है। अब बात आती है ये नाडा है, इसकी स्थापना कब हुई? तो ध्यान देना 2005 में। ठीक है, कब? 2005 में। और कब कहाँ पर हुई, मतलब इसका हेडक्वार्टर अब कहाँ पर है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है। अब साथियों अगर अपन बात करना चाहें इसके वर्तमान, नाडा के वर्तमान सीईओ की, तो नवीन कुमार है। कौन है? नवीन कुमार है। ठीक है। अब अपना एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न अगला, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना करने की शुरुआत की है, घोषणा की है? तो ऐसा जो राज्य है मित्रों छत्तीसगढ़ है। एक चीज़ ध्यान दे लेना, ये जो राजीव गांधी है ना, महात्मा गांधी, विशेषकर राजीव गांधी से संबंधित जो भी योजना आएगी तो ये भी आप लोग ध्यान रखना कांग्रेस शासित जो राज्य उनमें ही आएगी। क्योंकि राजीव गांधी को वो क्या मानते हैं, आइकन, और भारत के पूर्व क्या है, प्रधानमंत्री, आप सब लोग जानते होंगे। अब जो नई योजना आ रही है जो मतलब बीजेपी शासित प्रदेशों में, तो वो अपने आदर्श लोगों के नाम पर क्या करते हैं, योजना को शुरू करते हैं। ये भी ध्यान रख लेना क्योंकि कुछ चीज़ें हैं राजनीतिक भेंट चढ़ी ही जाती है। ठीक है। अब अपन बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में योजना शुरू की है और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित देने के लिए शुरू की है मित्रों। छत्तीसगढ़ की राजधानी आप सब लोग जानते होंगे है ना, रायपुर, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और जब बात करें, एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर एक रायपुर और था, छोटा रायपुर, उसका नाम चेंज हो गया है, अटल नगर कर दिया है। और जब बात करेंगे यहाँ के सीएम की, तो वो हो जाएगा भूपेश बघेल। कौन? भूपेश बघेल। और मित्रों यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, हमने पहले ही बात कर चुके हैं हम। और यहाँ की सरकार ने एक सी घाट ऐप इन्होंने शुरू किया था ना, सी घाट ऐप इन्होंने शुरू किया था। और एक मैंने बताया ना
एक पणई तोवर योजना भी इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो साथियों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि हाल ही में विक्टोरिया फॉल्स को फिर से खोला गया है, ये किस नदी पर है। यानी विक्टोरिया फॉल्स की बात है, इसे क्या कर दिया गया है, पुनः खोला गया है, और ये किस नदी पर है हमें ये बताना है। तो जब इसके नदी की बात की जाएगी मित्रों, तो ये ध्यान रख लेना कि अमेजन, नील, जम्बेजी और टेम्स, इन 4 नदियों में से कोई एक नदी जरूर है। तो वो कौन सी है, जम्बेजी नदी। कौन सी है, जम्बेजी नदी। ठीक है, हाल ही में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि विक्टोरिया फॉल्स को फिर से क्या कर दिया गया है, खोल दिया गया है, और ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो आपका उत्तर हो गया जम्बेजी। अब जम्बेजी नदी के बारे में आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि नदी कहाँ पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जाम्बिया में है। नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर है, जाम्बिया में है। और अगर बात करें जाम्बिया की, तो जाम्बिया से संबंधित भी महत्वपूर्ण तथ्य ये याद रखना, इसकी जो कैपिटल है वो लुसाका है, यहाँ की करेंसी है जाम्बियन क्वाचा, और राष्ट्रपति है एगनलू। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जाननी जरूरी थी। अब अपन प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत को अच्छी गुणवत्ता वाले वेंटिलेटर देने की क्या की है, घोषणा की है। मित्रों ध्यान दें, बीते दिनों यानी कुछ लगभग महीने भर पहले ट्रंप ने है ना मोदी से मलेरिया से संबंधित जो दवा मंगाई थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, है ना, नाम आपको याद आता होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मांगी थी। तो अब वो है ना अपनी मित्र पर खुश होकर के एक तरीके से तो भारत को भी वो कुछ दे रहे हैं। तो वो क्या है, वेंटिलेटर है। क्या है, वेंटिलेटर मुफ्त में ही दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, है ना। वैसे तो मुफ्त में देने की घोषणा की है, लेकिन ऐसा वो लेंगे नहीं, कुछ शुल्क से वो ले लेंगे। उच्च गुणवत्ता के वेंटिलेटर वहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये भी एक बेहतर चीज़ है। अभी लेना न लेने का निर्णय नहीं हुआ अभी तक, लेकिन उन्होंने अपनी क्या दी है, घोषणा की है। अब लेंगे नहीं लेंगे वो तो सरकार पर डिपेंड है। ठीक है मित्रों, तो हाल ही में किस देश ने भारत को अच्छी गुणवत्ता वाले वेंटिलेटर देने की घोषणा की है, तो वो अमेरिका है। अमेरिका की बात आप सब लोग जानते हो, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प है ना। और राजधानी वाशिंगटन DC आप सब लोग जानते होंगे, व्हाइट हाउस है ना, संसद। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। और हाल ही में अमेरिका, आपको पता होगा, अमेरिका ने WHO की क्या रोक दी थी, फंडिंग रोक दी थी ना। WHO का जो प्रमुख है ना, टेड्रोस अदानो, उसके ऊपर चीन के साथ पक्षपात का ये आरोप लगा रहा है। अरे अब भी अमेरिका कुछ देशों के साथ मिलकर चीन को घेरने में लगा हुआ है कि ये वायरस चीन की देन है, और चीन के ऊपर है ना पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, है ना, हर हाल में। चीन के लैब से ये निकला है वायरस। ठीक है, और चीन ऐसा मानने को तैयार नहीं है। तो चीन को चौतरफा ये घेरने की पूरी फिराक में है, यानी कि, और चीन को अगर कोई व्यक्ति हरा सकता है तो ये मान के चलो उसको अर्थव्यवस्था से हरा सकता है, क्योंकि चीन बहुत ज़्यादा निर्यात करता है ना, उसका एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है ना। अगर उसको किसी को परास्त करना है तो बस इतना ही है कि उसके जो माल हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दो। और निश्चित तौर पर है ना अभी भारत में भी यही किया जा रहा है, स्वदेशी की ओर अग्रसर, है ना, अच्छी बात है। तो मित्रों ये भी ध्यान रखें, अमेरिका ने वेंटिलेटर देने की घोषणा की है। अब अपन बात करते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर किस यूनिवर्सिटी ने बंदर पर ट्रायल किया है। यानी बंदर पर, है ना, अक्सर बड़े बड़े ट्रायल है वो मनुष्य पर न होकर पशुओं पर कर लिए जाते हैं, ताकि मनुष्य की, है ना, बॉडी में कोई नुकसान न हो। ठीक है, तो मित्रों ये बंदर के ऊपर ट्रायल किया गया, किस यूनिवर्सिटी ने किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऐसा काम किया है, बंदर पर कोरोना की वैक्सीन का क्या शुरू कर दिया, ट्रायल। उन्होंने वैक्सीन बनाई है, उसका ट्रायल बंदर पर कर रहे हैं ना, एंटीबायोटिक के रूप में वहाँ पर किया जा रहा है बंदर के ऊपर। अगर ये ठीक बैठती है तो फिर धीरे अगला जो ट्रायल है वो किस पर होगा, मनुष्य पर होगा, इंसान पर होगा। तो ये काम किसने किया है, इंग्लैंड ने, है ना, प्रतिरोधक प्रणाली के तहत, रोग प्रतिरोधक प्रणाली के तहत किया जा रहा है। और आप सब लोग जानते होंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, राजधानी इंग्लैंड की लंदन है, और वहाँ के प्रधानमंत्री PM कौन है, बोरिस जॉनसन, जिनको भी कोरोना हो गया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से कोरोना से मुक्त, यानी एक तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक है, तो वो तो स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन अभी उनका जो देश है वो जूझ रहा है कोरोना से। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अपना कौन सा है, 7वां प्रश्न है कि जुलाई के अंत तक भारत में कितने राफाल फाइटर जेट्स आने वाले हैं। यानी जुलाई के अंत में मित्रों
ये राफेल जो फाइटर जेट है पहले ही आ जाने चाहिए थे, अब तक आ जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, है ना, ये देरी हो गई इसमें। और आप सब लोग जानते होंगे, है ना, बड़े ही ज़बरदस्त ये फाइटर जेट है, ठीक है। भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे तो, है ना, एक तरीके से ज़बरदस्त ताकत बढ़ जाएगी भारतीय सेना की, ठीक है, फाइटर जेटों की। तो ये कितने आने वाले थे, तो ये ध्यान रखना, 2 नंबर विकल्प हमारा सही है, 4, ठीक है, 4 आ जाएंगे। कब? जुलाई के अंत, देखो विकल्प के अनुसार जुलाई के अंत तक प्रश्न के अनुसार, तो 4 आने वाले वो आ जाएंगे। और अगर कुल अपन बात करें, है ना, सबसे पहले इसका जो एयरबेस आएगा वो अम्बाला में उतरेगा, ये अम्बाला। और इधर भी ध्यान रखना कि कुल ये कितने हैं, यानी 36 राफेल है, 36 राफेलों का सौदा हुआ है, तो भारत को 36 राफेल मिलेगा। और लगभग कितने, ये 60,000 करोड़ रुपए का क्या है, सौदा है। कितना? 60,000 रुपये, यानी करोड़ रुपए का ये क्या है, एक तरीके से सौदा है, और इसके तहत इन्होंने डील की हुई है। अब अगर अपन बात करें मित्रों कि ये जो राफेल विमान रखने वाले विश्व में सिर्फ 3 ही भारत से पहले देश है ना, फ्रांस है, ठीक है, और इजिप्ट है, कतर है ना, कतर के पास है, और एक है इजिप्ट। कौन सा? इजिप्ट, ठीक है। तो ये, और अब एक अपना कौन सा बन जाएगा, भारत बन जाएगा, ठीक है। राफेल किसके पास? केवल 4 ही देशों के पास है, ठीक है। 50,000 फीट ऊपर तक ये उड़ान भर सकता है। तो अब अपन शुरू करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये भी ध्यान देना मित्रों, विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चांगी हवाई अड्डे को ये पुरस्कार मिला है ना। और ये एक बार नहीं मिला है, लगातार, है ना, ये 8वीं बार, कितनी बार, 8वीं बार ये इन्होंने क्या है, उपलब्धि हासिल की है। और चांगी हवाई अड्डा आपके दिमाग में, है ना, एक प्रश्न ना घर कर गया है, मतलब पूछना चाह रहे हो आप लोग कि ये है कहाँ पर, तो ये है सिंगापुर में। कहाँ पर है? सिंगापुर में। कहाँ पर है भाई? सिंगापुर में चांगी हवाई अड्डा है। और जो विश्व का क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठतम, है ना, सबसे सुंदरतम, है ना, ये क्या है, हवाई अड्डा है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अपन प्रश्न नंबर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 वर्ष के लिए अपने वेतन में कितने प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की है। मित्रों, कोविड-19 के वजह से, है ना, राष्ट्र की कुछ चीज़ें बचे, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या किया है, अपने 1 वर्ष का जो वेतन होता है उस वेतन में 30% कटौती करने की उन्होंने घोषणा कर दी है। कितने प्रतिशत? 30% कटौती, यानी मतलब विकल्प 3 अपना सही है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये घोषणा की है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि राष्ट्रपति का, है ना, उनके 30% घोषणा करने से क्या होगा, कितना वेतन बचेगा, तो आप पेमेंट आपको जानना होगा मित्रों। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के, अगर अपन बात करें कि राष्ट्रपति को कुल कितना वेतन मिलता है, 5 लाख। कितना? 5 लाख। कितना भाई? 5 लाख। अगर बात करें प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को मिलता है 2,75,000। कितना? 2,75,000। और अगर अपन बात करें मित्रों कि किसकी, भाई राष्ट्रपति की बात, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की, ठीक है, उपराष्ट्रपति को 4 लाख मिलता है। कितना? 4 लाख, याद रखना। और गवर्नर, राज्यपाल को 3,50,000। कितना? 3,50,000। राज्यपाल को कितना? 3,50,000। और अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ से भी एक प्रश्न आता है ना, उच्च न्यायालय के, है ना, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख, ठीक है। अन्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की हो चाहे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक है, उनको क्या मिलता है, 2.5 लाख मिलता है। तो ये मैंने पेमेंट भी बताया, अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। दोबारा बता देता हूँ, राष्ट्रपति को 5 लाख, प्रधानमंत्री को 2,75,000, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, गवर्नर को 3,50,000। और जब बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश की तो 2,80,000। अन्य मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश, तो उनको क्या अपन 2,50,000, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, मतलब 2.5 लाख ये इनका वेतन है, ठीक है। उनमें से यानी कि राष्ट्रपति ने अपने वेतन में क्या कर दिया, कटौती कर दी है। अब अपन बात करेंगे मित्रों अपने अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको देना होगा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा, यानी सबसे खराब स्थिति है वो किसकी है, तो वो ध्यान रख लेना मित्रों, किसकी, छत्तीसगढ़ की है। किसकी है?
छत्तीसगढ़ की है और ख़राब काफ़ी है ना, कि यहाँ पर सॉरी ये छत्तीसगढ़ नहीं है, इसका उत्तर मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का है ना जो आंकड़ा है वो काफ़ी डाउन है। किसके अंदर? पहले आप प्रश्न को गौर से देखो, यानी खराब शिशु मृत्यु दर, मतलब सबसे ज़्यादा मृत्यु दर होती है। और यह आंकड़ा कितना है ये भी है ना एक अचंभित करने वाला होता है कि हज़ार जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर 48 बच्चों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कितने बच्चों की? 48 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे घटिया आंकड़ा मध्य प्रदेश का है, ये ध्यान रखना। हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है मित्रों, तो ये आज के अपने 10 जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो वे पूरे। अब अपन बात करेंगे यानी अपने एक और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जो आज का आपके लिए सवाल है ना, आज का सवाल। तो वो क्या? देखो, वर्चुअल अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई है ना, वर्चुअल अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आपको ये उत्तर देना है इनमें से किसी एक में। आंध्र प्रदेश हो सकता है, या मध्य प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश, या उत्तर प्रदेश। ठीक है, चारों में से कोई भी हो सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में उत्तर देना है और आप जितनी भी बातें जानते हो उसको एक बार जरूर लिख दिया करो मित्रों। अगर आपके पास समय के अनुरूप मतलब बिल्कुल ही कम समय, तो ऑप्शन दे दिया करो 1 2 3 4 कोई भी। अगर आपके पास खूब सारा टाइम है तो आप खूब सारी चीज़ें भी लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ आप लिख डालते हो वो कभी आप भूलोगे नहीं। अब आपके लिए आज का एक अच्छा सा प्रेरक कथन है ना, इसको आप समझिएगा कि निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य न छोड़े। निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की क्या बदल जाती है? राय बदल जाती है ना। क्योंकि अब आपको हो सकता है कहने वाला ये कहेगा नहीं ये रास्ता सही नहीं है। ठीक है, और जैसे बाद में ही जैसे आप असफल हो जाओगे, बाद में आपसे कोई मिलेगा तो वो कहेगा, वही निंदा करने वाला, कि हाँ ऐसा है, मैंने ऐसा नहीं, मैंने ऐसा कहा था, आपने उसका अर्थ ये निकाल लिया। तो कहने का मतलब उनकी राय भी बदल जाती है कि ठीक है मैंने गलत कह दिया था, वैसा भी कर सकता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि निंदा से घबराना नहीं है हमें, और लगातार हमारे लक्ष्य की ओर हमें क्या करना है? बढ़ते ही रहना है। ठीक है साथियों, इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।